17:30 किसमें? कल वाला टाइम चेंज नहीं किया होगा ना? जल्दी करा दे, 7 मिनट ओवर हो गई। मार्कर अच्छा है ये वाला। तेरा आधार कार्ड लगा है इस पे? तो कमेंट तो आना चाहिए। एक बार रिफ्रेश करना, कोई कमेंट कर दे। नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के भाई? कोई कमेंट कर दो। गलती से ये लोग टाइम चेंज करना भूल गए, है ना? होगी लाइव? कहाँ हुई है? हाँ जी। कल की क्लास में हम लोग, देखिए एक बार लास्ट क्लास, इसी में देख लास्ट क्लास, म्यांमार तक पढ़ चुके थे ना। आ गया कमेंट एक। पूजा, एक बार लास्ट टॉपिक बताना कितना पढ़ाया था मैंने। हम्म। इंडियन। लाइव में जाना, लाइव में। ये तो सही है, दूसरी क्लास मामला हो गया। आज हमें बांग्लादेश के बारे में समझना है, राइट? हम्म। सही है। बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, ये हमारे इंडिया का पार्ट था।
इट वॉज पार्ट ऑफ इंडिया। बिफोर 1947। ये 1947 से पहले भारत का हिस्सा था। ठीक है ना। 1947 से पहले क्या था, ये भारत का हिस्सा था। 1947 में इसको बनाया गया ईस्ट पाकिस्तान। उसके बाद 1971 में इसको बनाया गया बांग्लादेश। और इससे पहले क्या था ये, तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये इससे पहले ईस्ट बंगाल था। क्या हुआ करता था ये, ईस्ट बंगाल या पूर्वी बंगाल हुआ करता था। आगे अगर मैं बात करूंगा बांग्लादेश की, तो इसमें क्या खास बात है सर, कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं। जो स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं उसमें आता है वेस्ट बंगाल, असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है, मिजोरम आता है। और ये सभी मिलकर के 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, जो कि है लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है ना। ये है सबसे लंबी, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब बात आती है कि बांग्लादेश के साथ कोई हमारा डिस्प्यूट है या नहीं है, तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश के साथ अगर मैं डिस्प्यूट की बात करूंगा तो दो नदियां हैं, जिनमें से एक नदी का नाम है फेनी रिवर, एक नदी का नाम है तीस्ता रिवर। इन दोनों नदियों की अगर मैं बात करूंगा तो ये दोनों नदियां डिस्प्यूटेड हैं। डिस्प्यूटेड विद बांग्लादेश। ये बांग्लादेश के साथ विवादित है। ठीक है, नोट करो जल्दी से। आगे बढ़े। आकांक्षा शर्मा का कमेंटर है, जय हिंद सर, जय हिंद। अब एक वर्ड हेडिंग डालो, कॉरिडोर क्या होता है, सॉरी एनक्लेव क्या होता है।
एनक्लेव का मतलब होता है एनी एरिया ऑफ अ कंट्री सराउंडेड बाई एन अदर कंट्री, यानी किसी देश का ऐसा क्षेत्र जो अन्य क्षेत्र से घिरा है। उसे क्या कहा जाता है? एनक्लेव कहा जाता है। अब बात कहां फंस रही थी, इस चीज को समझना। 1974 की बात है, हमारे इंडिया में हुआ था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। स्थल सीमा प्रबंधन कह सकते हैं हम इसको। इसमें कंडीशन ये थी कि एक दूसरे के एनक्लेव एनक्लेव हैंड ओवर करने थे। तो इस एग्रीमेंट के बेस पर बेरूबारी बेरूबारी एनक्लेव किसको मिला? इंडिया को। इंडिया को मिला। 2000। अब एक एनक्लेव हमारे भारत में था, किसका? जैसे ऐसे समझो आप, इधर तो बांग्लादेश है, इधर हमारा इंडिया है। तो बांग्लादेश का एक एनक्लेव यहां पे था, और इस एनक्लेव का नाम था दाह ग्राम अंगर पोटा। क्या नाम था इसका? दाह ग्राम अंगर पोटा। तो हमने यहां तक बांग्लादेश वालों को आने के लिए एक रास्ता प्रोवाइड कराया, और इसी रास्ते को कहा गया 3 बीघा कॉरिडोर। मतलब कि 3 बीघा कॉरिडोर क्या करता है? 3 बीघा कॉरिडोर की अगर हम बात करेंगे तो ये दाहग्राम अंगर पोटा को कनेक्ट करता है किसके साथ? तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश के साथ। और ये भारत ने कब दिया है? तो आपका आंसर होगा 2011 में दिया है। ओके, भारत ने कब दिया ये? आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारत ने इसे 2011 में दिया है। बिल्कुल गौरव कुमार, 100% बेनिफिशियल होगा। चलो, अब आप लोग हेडिंग डालो सदर्न कंट्री में श्रीलंका।
श्रीलंका की अगर मैं बात करूंगा तो ये एक कोकोनट सेप कंट्री है। ये एक नारियल की आकृति का देश है। और इसकी डिस्कवरी कब हुई थी? पुर्तगालियों ने खोज की थी। आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा श्रीलंका के बारे में। क्या खास बात है, यहां पे एक जाफना पेनिनसुला है। एक जाफना प्रायद्वीप है। और ये कहां पर लोकेटेड है? नॉर्थ पार्ट में। यहां पर एक संगठन हुआ करता था जिसको लिट्टे बोला जाता है। और ऐसा माना जाता है कि एक आतंकवादी संगठन हुआ करता था। इस लिट्टे नामक संगठन ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी, जो इंडिया के पीएम थे। अब कहानी क्या है इसके पीछे? एक्चुअल में जाफना पेनिनसुला पे रहने वाले जो लोग थे, इनकी डिमांड थी कि जैसे भारत ने तमिल भाषा बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग राज्य का प्रावधान किया है, वैसे ही हमारे लिए भी अलग राज्य का प्रावधान करो भाषा के आधार पर। ये लोग जब अपनी मांग रखने के लिए धरने पर बैठे तो वहां पे उस धरने ने उग्र रूप धारण कर लिया। कुछ पुलिस वालों ने आकर इनको पीटा, जिसमें 2 से 3 लोगों की मौत हो गई। इन्होंने पुलिस वालों को पीट दिया। और यही क्रिया साइक्लिक ऑर्डर में चलती रही, जो मिल रहा है वो उसको मार रहा है। सरकार ने उठाकर इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। अब जैसे ही वहां की जो पुलिस कोई भी ऑपरेशन चलाती थी तो ये लोग भागकर हमारे इंडिया में आ जाते थे। तो राजीव गांधी जी ने कहा कि भाई आप अपने यहाँ की कलेश हमारे यहाँ क्यों भेज रहे हो? तो जब श्रीलंका की सरकार कमजोर पड़ी तो भारत ने मदद करने के लिए अपने यहाँ से आर्मी भेजी। और हमारे यहाँ की आर्मी ने और श्रीलंका की आर्मी ने मिलकर इनका दमन किया। ये बात इनको पसंद नहीं आई। इन्होंने फिर इंडिया में आकर के और राजीव गांधी जी की हत्या कर दी थी। बाकी अगर मैं बात करूंगा तो लोकेशन वाइज आप देखोगे, देखो ध्यान से, जैसे ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे हमारे इंडिया में ये एक आइलैंड है जिसे कहा जाता है पम्बन। यहां अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे लगभग ऐसे ही एक ब्रिज बना हुआ है, रेलवे ब्रिज। 2 किलोमीटर लंबाई है, समुद्र में पुल खड़ा हुआ है, इसको पम्बन ब्रिज कहा जाता है। तो यहां तक पम्बन आइलैंड तक आ गए हम। कहाँ? यहां तक आई गए हम। अब बात आ जाती है कि जो ये वाला पॉइंट है इस आइलैंड का, इसे क्या कहा जाता है? इस वाले पॉइंट को बोला जाता है धनुष कोड़ी। यहां पे श्रीलंका है। श्रीलंका का जो ये वाला पॉइंट है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है तलाई मन्नार। ये श्रीलंका का है। इन दोनों के बीच में यहां पे पानी भरा हुआ है। ठीक है। इस पानी को कहा जाता है पाक स्ट्रेट।
इसे कहा जाता है पाक जल संधि। इसे पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि कहा जाता है। तो ये पाक स्ट्रेट क्या करती है, सेपरेट करती है भारत और श्रीलंका को। ये वाली बात बताना जरूरी है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहीं पर एक आइलैंड मौजूद हुआ करता था, और इस आइलैंड का नाम क्या था। मैं यहाँ पे के लिख रहा हूं और यहाँ इधर लिख देता हूं, इसको मेंशन कर देता हूं मैं। के फॉर है यहाँ पे कच्चा थीवू आइलैंड। कच्चा थीबू आइलैंड के साथ हुआ क्या, 1974 में ये इंडिया ने दे दिया किसको, इंडिया गिवन टू श्रीलंका। ये भारत ने श्रीलंका को दे दिया, बिना किसी संविधान संशोधन के। ठीक है, चलो, इतना ही हमें श्रीलंका में ध्यान में रखना था। तो याद रखना, भारत का बॉर्डर श्रीलंका के साथ शेयर नहीं होता है, सेपरेट होता है। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है, बीच में एक जलीय भाग है। ठीक है, बीच में क्या है, एक जलीय भाग। आदेश देखना ही क्या रिफ्रेश करने को बोल रहे, कमेंट चेक करें एक बार। हम्म, ठीक है। और मैसेज डाल टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखा करें। हो गया यहां तक। अब हम लोग नेक्स्ट अगली कंट्री की बात करेंगे, जिस कंट्री का नाम है मालदीव। इसे माना जाता है स्मॉलेस्ट नेशन ऑफ साउथ एशिया। ये है दक्षिण एशिया का सबसे छोटा राष्ट्र है। क्या है ये, दक्षिण एशिया का सबसे छोटा राष्ट्र है। सर क्या आप ह्यूमन ज्योग्राफी भी कराएंगे? 100% कराएंगे। ठीक है, 100% कराएंगे, और वीओडी में चेक कर लेना, करा भी रखिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो मालदीव के बारे में बोला जाता है कि ये लोएस्ट कंट्री है। ये है सबसे निचला देश। इस बात का क्या मतलब है, मतलब अगर समुद्र तल ऊपर बढ़ा, अगर सी लेवल बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, सबसे पहले डूबेगा ये। ठीक है। अब ये मालदीव किसका उदाहरण है, कैसे आइलैंड बना हुआ है, तो आपका आंसर लिखोगे इसी में, एग्जाम्पल ऑफ कोरल आइलैंड। ये प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है।
किसका उदाहरण है ये? प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है। समुद्र में जब प्रवाल नाम का या कोरल नाम के ऑर्गेनिज्म एक साथ ग्रुप में रहते हैं तो वो एक साथ एक्सपायर भी हो जाते हैं, जिनके स्केलेटल के जमाव से एक आइलैंड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसी को कोरल आइलैंड कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि लक्षद्वीप और मालदीव दोनों एक ही प्रकार की प्रक्रिया से बने हुए हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूंगा ये कहाँ लोकेटेड है, अरेबियन सी में लोकेटेड है। लक्षद्वीप से कैसे अलग होता है ये? आर सेपरेट बाई, किससे सेपरेट होते हैं? आंसर होगा आपका 8 डिग्री चैनल, है ना। लक्षद्वीप और मालद्वीप 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। ठीक है, किसके द्वारा अलग होते हैं? 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। जो लोग नए स्टूडेंट हैं मैं उनको बताना चाहूंगा चैनल का मतलब क्या होता है। ये बेसिकली फ्लो ऑफ वाटर होता है। विद लो वेलोसिटी एंड वॉल्यूम। ठीक है ना, ये क्या होता है? पानी का निम्न वेग और आयतन के साथ नोट करो। और बताओ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है? हम्म। आगे बढ़े। हम्म।
आगे बढ़े, चलो। ये चैप्टर लगभग ऑलमोस्ट पूरा हुआ है। इसमें एक पॉइंट और हेडिंग डालो, थोड़ा यूनिक सा नया है। टाइप ऑफ बाउंड्रीज। सीमाओं के प्रकार। जो इंटरनेशनल बॉर्डर होते हैं ना, इसमें एक आता है सबसे पहले सुपर इम्पोज। ये पहली बार करा रहा हूं मैं। सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। ठीक है, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री, इसको बोला जाता है अध्यारोपित सीमा। अगर मैं अध्यारोपित सीमा की बात करूंगा तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी एक एक्सटर्नल पावर है, जैसे यूएनओ है, वर्ल्ड बैंक है, राइट। तो कोई भी एक्सटर्नल पावर के बेस पर किसी भी देश के बॉर्डर को डिसाइड कर देना विदाउट लैंग्वेज और वहां के एथनिक ग्रुप को ध्यान में रखते हुए, राइट। मैं लिख रहा हूं, बाउंड्री डिसाइडेड बाय एक्सटर्नल पावर। लोकल लैंग्वेज एंड कल्चर। आगे बात समझ में, यानी कि बाह्य शक्तियों द्वारा स्थानीय भाषाओं और बाह्य शक्तियों द्वारा स्थानीय भाषाओं और संस्कृति को बिना महत्व दिए खींची गई रेखा सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री कहलाती है। जैसे ही इसमें एग्जाम्पल के तौर पे क्या आएगा, मतलब पॉलिटिकल एजेंडे के तहत, जैसे रेड क्लिफ लाइन यानी भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर, ठीक है। इंडिया और पीओ के बॉर्डर, इंडिया और एलएसी बॉर्डर, सॉरी अक्साई चीन बॉर्डर, ये सुपर इम्पोज्ड की कैटेगरी में आएगा। दूसरा बॉर्डर जो टाइप होता है वो होता है फिजिकल बाउंड्री, यानी कि भौतिक सीमा। फिजिकल बाउंड्री में क्या होगा, बॉर्डर कैसे डिसाइड किया जाएगा, देखो ध्यान से। फिजिकल बाउंड्री में बॉर्डर कैसे डिसाइड किया जाएगा, बॉर्डर डिसाइडेड बाय पर्टिकुलर रिवर, माउंटेन प्लेट्यू, है ना।
यानी कि सीमा का निर्धारण सीमा का निर्धारण पर्वत, नदी, पठार द्वारा होता है। एग्जाम्पल क्या होगा? हमने पढ़ा था नेपाल इंडिया का बॉर्डर किसके द्वारा डिसाइड होता है? काली रिवर के द्वारा। फिर एक आता है जियोमेट्रिक बॉर्डर या जियोमेट्रिक बाउंड्री। ज्यामितीय सीमा। ये बॉर्डर कैसे डिसाइड होगा? बाई स्पेसिफिक लैटिट्यूड। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा? जैसे यूएसए और कनाडा है, इन दोनों के बीच में 49 डिग्री पैरेलल लाइन है। ये टाइप और नोट कर लो, कई बार पूछ लेता है। है ना? भारत और पाकिस्तान की अगर हम बात करेंगे तो ये वाली पावर, ये क्या नाम है, कैसे है? क्योंकि ये यूरोपियंस ने डिसाइड किया था ना। ऐसे ही अफ्रीकन बॉर्डर्स हैं। तो याद रखना इसको, 3 प्रकार की ये बॉर्डर हो गए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूनिक चीज। जितने स्टूडेंट लाइव हैं एक बार कमेंट में आएंगे, क्या हाल चाल है आप लोगों के? आगे बढ़ जाएं। हेडिंग डालो आप, इंटरनेशनल, सॉरी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। भारतीय मानक समय रेखा। कौन सी है भारतीय मानक समय रेखा? 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अगर मैं इस लाइन की बात करूंगा तो ध्यान से सुनना क्या है। ये लाइन कहां कहां से पास होती है तो आपका आंसर होगा यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र से। इतने क्षेत्रों से होकर गुजरती है। ठीक। और मेन पॉइंट अगर पूछा जाता है इसका कहां पर है, तो ये है मिर्जापुर, यूपी में। अब पूरे के पूरे वर्ल्ड के टाइम का डिटर्मिनेशन कहां से किया जाता है, तो ये बात आपको अच्छे से पता है कि पूरे के पूरे विश्व के समय का निर्धारण किया जाता है
ग्रीनविच मैरिडियन लाइन से, यानी 0 डिग्री लाइन से, ग्रीनविच से। तो हमारे इंडिया का समय हमेशा लंदन से कितना आगे रहता है? 5 घंटे 30 मिनट। भारत का समय हमेशा 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है, कहां से? लंदन से। अब ध्यान से सुनना भाई, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो यहां आप लोगों को अच्छे से पता है कि भाई गुजरात कितने डिग्री पर है? 68 डिग्री 7 मिनट पे है। अरुणाचल प्रदेश है 97 डिग्री 25 मिनट पे है। दोनों ही ईस्टर्न हेमीस्फीयर में है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां क्या होता है, जो गुजरात वाला क्षेत्र है और अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, इसमें 29 डिग्री कुछ सेकंड का डिफरेंस आता है, तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको 30 डिग्री मान लेते हैं। और कैलकुलेशन जब आप इसकी पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि 1 डिग्री पर 4 मिनट का डिफरेंस आता है, 15 डिग्री पर 1 घंटे का, 30 डिग्री पर 2 घंटे का। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में हमेशा 2 घंटे का डिफरेंस मिलेगा। अब क्योंकि सूर्य हमेशा किधर निकलता है? सूर्य हमेशा निकलता है पूरब में। तो अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम होगा वो हमेशा आगे रहेगा। आगे बात समझ में? यहां अरुणाचल प्रदेश का टाइम कैसा रहेगा? यहां पे रहेगा टाइम प्लस 2 घंटे टाइम आगे रहेगा अरुणाचल प्रदेश का, कहां से? गुजरात से। ठीक है, चलो भैया एक और पॉइंट सुनो। अब एक और लाइन है, जो लाइन है कितने डिग्री, तो आपका आंसर होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि इसे कहा जाता है कर्क रेखा। ठीक, क्या कहा जाता है इसको? कर्क रेखा। ये कहां कहां से गुजरती है हमारे भारत में? गुजरात से, राजस्थान से, एमपी से, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब क्या खास बात है यहां पे, जो गुजरात है, गुजरात में एक ब्लेज पड़ता है जिसका नाम है मोढेरा ब्लेज। यहां पे 100% सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। वहीं अगर मैं राजस्थान की बात करूंगा तो राजस्थान में क्या खास है? राजस्थान में एक रिवर है जिसका नाम है माही रिवर, है ना? माही रिवर क्रॉस करती है इसको 2 टाइम। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। झारखंड की कैपिटल है जिसका नाम है रांची। ऑन दिस लाइन रांची जो है वो इसी रेखा पर स्थित है। करो भाई नोट जल्दी से। अब ये यूपीएससी सीएपीएफ में क्वेश्चन एक और आया है, जैसे 23.5 डिग्री लाइन जो है ये गुजरती है कितने राज्यों से, तो आपका आंसर होगा ये गुजरती है भारत के 8 राज्यों से, है ना? कितने राज्यों से? 8 स्टेट से गुजरती है। यूपीएससी सीएपीएफ में क्वेश्चन आया था कि कौन सी डिग्री लाइन भारत के सर्वाधिक राज्यों से गुजरती है, तो तब आपका आंसर होगा 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड।
passes मैक्सिमम स्टेट ऑफ इंडिया। ये भारत के अधिकतम राज्यों से होकर गुजरती है, और राज्यों की संख्या कितनी है? 10 स्टेट है। याद कैसे करने हैं आपको? भाई 8 राज्य तो कर्क रेखा वाले हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना। 8 स्टेट हो जाएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले, प्लस यूपी ऐड हो जाएगा, और ऐड हो जाएगा मणिपुर। क्या क्या ऐड हो जाएगा? यूपी और मणिपुर। ठीक है, ये कितने डिग्री होगी? 24 डिग्री। एक क्वेश्चन और आया हुआ है, उसे और लिख लो आप। 27 डिग्री लैटिट्यूड लाइन की, नॉर्थ लैटिट्यूड की अगर मैं बात करूंगा, तो याद रखना ये गुजरती है हिमाचल प्रदेश से, राजस्थान से, और सिक्किम से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और सिक्किम से गुजरती है। पूरी तरह से चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। हिमाचल इसमें से कट करना चाहो तो कर लेना, राजस्थान और सिक्किम ही लिख लो। राजस्थान की ये अलवर और गंगटोक से गुजरती है। ओके, चैप्टर फिनिश हो गया। पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि कल मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चंस करा पाऊं। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।